हाय टू ऑल। अपने पिछली वीडियो में हम लोगों ने चेक पॉइंट का कॉन्सेप्ट लिया था कि किस तरीके से एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाने पे किसी सेल से कुछ सवाल किए जाते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने साइक्लिन सीडीके का कॉम्प्लेक्स लिया था कि उस सवाल को करने वाला कौन होता है। और जाते जाते हम लोगों ने बात की थी कि एक स्पेसिफिक साइक्लिन किसी स्पेसिफिक सीडीके के साथ कंबाइन करके कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवा पाता है। अब इसी बात को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि कौन सा साइक्लिन किस सीडीके के साथ कंबाइन करके क्या फंक्शन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो तुम्हारा चेक पॉइंट था वो था तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट, जहाँ पे जो साइक्लिन आता है उसका नाम है साइक्लिन डी। वो जिस सीडीके से कंबाइन करता है उसका नाम है सीडीके 4-6। अब इस साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स को हम लोग जीवन सीडीके कॉम्प्लेक्स कहते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है? पैसेज थ्रू स्टार्ट, मतलब स्टार्ट या फिर कमिटमेंट पॉइंट के थ्रू पैसेज प्रोवाइड करवाना। दूसरा है तुम्हारा जीवन एस चेक पॉइंट। इसमें जो साइक्लिन आता है वो है ई और जो सीडीके आता है वो है सीडीके 2 और इसका काम है जीवन से एस में ट्रांजिशन करवाना। तीसरा है तुम्हारा एस चेक पॉइंट, जिसमें जो साइक्लिन आता है उसका नाम है साइक्लिन ए। इसमें जो सीडीके आता है उसका नाम है सीडीके 2 और इसका काम है एस के थ्रू इसको पैसेज प्रोवाइड करवाना और इसको हम लोग कंबाइंडली कहते हैं एस सीडीके कॉम्प्लेक्स। इसके बाद है G2M, जिसमें साइक्लिन ए आता है, सीडीके 1 आता है और इसका काम है थ्रू G2 पैसेज प्रोवाइड करना, जिसको तुम कहते हो G2M सीडीके कॉम्प्लेक्स। और लास्टली तुम्हारा आता है M चेक पॉइंट, जिसमें आता है साइक्लिन बी, सीडीके 1 और इसका काम होता है M फेज़ में एंट्री करवाना और इसी M फेज़ के थ्रू पैसेज प्रोवाइड कराना। अब इसको यहीं पे याद करने का तरीका सीख लो। हमारा शुरू होगा स्टार्ट पॉइंट से, फिर तुम्हारे जीवन के बाद ऐसा आता है तो जीवन एस चेक पॉइंट, फिर एस चेक पॉइंट, फिर G2M चेक पॉइंट और लास्ट में M चेक पॉइंट। इसके साइक्लिन को मैंने याद रखा था DEAAB और सीडीके को याद रखा था 462211। और जब ये डायग्राम दिमाग में क्लियर होगा ना तो इसका फंक्शन तो आराम से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ही एक चीज़ समझ लो, अगर मैं आगे कभी भी बात करूँगा कि ये परफॉर्म करता है जीवन सीडीके तो तुमको समझ जाना होगा कि इसमें साइक्लिन डी आता है और सीडीके 4-6 आता है। अगर मैं कहूँगा एस सीडीके तो समझ जाना है कि इसमें साइक्लिन ए आता है और सीडीके 2 आता है। और एक बात, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को किताब रेफ़र करना है तो किताब का नाम है एल्बर्ट, दूसरा लेनिंजर, तीसरा कार्प और चौथा NCBI का नोट्स, इन केस किसी को इंटरेस्ट है तो। अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम जानते हो कि एक फेज़ से दूसरे फेज़ में ट्रांजिशन होने का खेल कौन रहा था? तो सीडीके, साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये सीडीके तुम्हारे सेल में इनएक्टिव बैठा हुआ था, तो ज़रूरत क्या थी? इस सीडीके को एक्टिवेट करने की। तो हमारा दूसरा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। चलो इसको भी सीख लेते हैं। तुम्हारे पास एक सीडीके था जिसके एक्टिव साइट को ब्लॉक करके रखता है एक प्रोटीन जिसका नाम है टी लूप। अब जब तक ये टी लूप हटेगा नहीं, सीडीके का एक्टिव साइट खुलेगा कैसे? अब क्या होता है, किसी स्पेसिफिक सीडीके से कोई स्पेसिफिक साइक्लिन कंबाइन करता है। इसके कंबाइन होने से क्या होता है, टी लूप पार्शियली हट जाता है हल्का सा, जिससे सीडीके का पार्शियल एक्टिवेशन हो जाता है। अब क्या होता है, एक प्रोटीन आता है कैक, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एक्टिवेटिंग काइनेज, सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज। और तुमको पता होगा जहाँ भी काइनेज लगता है वो कोई ना कोई फॉस्फोराइलेशन करता है। तो ये कैक क्या करता है, टी लूप के थ्रियोनिन रेसिड्यू पे फॉस्फोराइलेट कर देता है, जिससे इस टी लूप का शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है और सीडीके का एक्टिव साइट ब्लॉक्ड नहीं रहता। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये है तुम्हारा फुल्ली एक्टिव साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स। इसमें हुआ क्या, एक सीडीके था जिसके एक्टिव साइट को ब्लॉक किया हुआ था टी लूप, फिर इससे एक साइक्लिन बाइंड करता है जिससे ये टी लूप हल्का सा शिफ्ट हो जाता है और ये साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स पार्शियली एक्टिव हो जाता है। फिर आता है तुम्हारा कैक, सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज, जो कि टी लूप के थ्रियोनिन रेसिड्यू पे फॉस्फोराइलेशन करता है, जिससे ये साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स फुल्ली एक्टिव हो जाता है। और ये फुल्ली एक्टिव साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स को स्पेसिफिक फेज ट्रांजिशन करवाता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर ये साइक्लिन ई CDK2 हुआ तो ये G1 to S ट्रांजिशन करवाएगा। अगर ये साइक्लिन ए CDK2 हुआ तो ये S के थ्रू पैसेज करवाएगा। इसी के तरह जैसे ऊपर मेंशन किया था वैसे वैसे प्रोसेस होने वाला है। अब CDK को एक्टिवेट तो तुमने कर दिया, अब लफड़ा ये था कि अगर ये CDK हमेशा एक्टिवेट रह जाए तो फेस ट्रांजिशन हमेशा होते रहेगा, तो इस CDK को इनएक्टिवेट भी करना था। हमारा दूसरा टॉपिक है इनएक्टिवेशन ऑफ साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स। अब समझो CDK को एक्टिवेट कौन कर रहा था? साइक्लिन। तो अगर तुमको CDK को इनएक्टिवेट करना है तो तुम दो काम कर सकते हो, या तो इस साइक्लिन को ही डिग्रेड कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, या फिर इस साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स पे कोई इनहिबिटर ऐड कर दो। ये पॉसिबल दो तरीका था, या तो तुम साइक्लिन को ही डिग्रेड कर दो या फिर साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स पे कोई इनहिबिटर ऐड कर दो। इन दो तरीके से तुम साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर सकते थे। अब यहाँ पे जो चार्ट मैं तुमको बताने जा रहा हूँ उसको यहाँ पे बस समझ लेना और कोशिश करना कि रट लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये यहाँ पे तो शायद ही समझ में आए। जैसे जैसे हम लोग सेल साइकिल को आगे पढ़ेंगे ये सारे रूल तुमको क्लियर होते जाएंगे। मेरा सजेशन यही रहेगा, जो चार्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको रट लेना, ओके? आगे इसका रोल पक्का क्लियर होगा। चलो, किसी साइक्लिन को डिग्रेड करने के लिए दो पाथवे था, एक APC मेडिएटेड जिसके थ्रू साइक्लिन B, साइक्लिन A और सेक्यूरिन को डिग्रेड किया जा सकता था। अब ये सेक्यूरिन क्या है ये हम लोग आगे जानेंगे। दूसरा तरीका है SCF मेडिएटेड जिसके थ्रू साइक्लिन E, CDC6 और CKI को डिग्रेड किया जा सकता था। ये फिर CDC6 और CKI क्या है ये भी हम लोग आगे जानेंगे। अब अगर तुमको साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स पे इनहिबिटर ऐड करना है तो तुम इनहिबिटरी फॉस्फेट ऐड कर सकते हो, जिसका एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल था V1 काइनेज, या फिर इनहिबिटरी प्रोटीन ऐड कर सकते हो, CDK काइनेज इनहिबिटरी प्रोटीन। इसमें दो ग्रुप आते हैं, CIP/KIP जिसका एग्जांपल है P27, P21, P57, और दूसरा है तुम्हारा INK4 फैमिली जिसमें आता है P15, 16, 18 एंड 19। मैं फिर से बोलूँगा, अगर ये यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो बस इसको रट लेना, बाद में ये चीज़ें आराम से क्लियर होंगी। अब देखो, ये APC और SCF किस तरीके से साइक्लिन को डिग्रेड करता है, तो यूबिक्विटीन मेडिएटेड प्रोटोलाइसिस के थ्रू। अब ये क्या होता है शॉर्ट में समझाएं तो जिस टारगेट प्रोटीन को मारना होता है उस पर यूबिक्विटीन का टैग लगाया जाता है, फिर उसको प्रोटियोजोम में रख के मार दिया जाता है या फिर ख़त्म कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर साइक्लिन B को मारना है तो इस पर यूबिक्विटीन का झंडा लगेगा, फिर इसको डाला जाएगा प्रोटियोजोम में और फिर साइक्लिन B को डिग्रेड कर दिया जाएगा। इनहिबिटरी फॉस्फेट में क्या होता है, किसी प्रोटीन पे एक ऐसा फॉस्फेट लगाया जाता है जो उसके फंक्शन को इनहिबिट कर देता है, जैसे V1 काइनेज ये काम करता था। इनहिबिटरी प्रोटीन कैसे काम करता है, तो ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि साइक्लिन और CDK दोनों से बाइंड करता है और CDK के एक्टिव साइट को डिस्टॉर्ट कर देता है, जिससे उसका एक्टिव साइट अब एक्टिव नहीं रह पाता और वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। तो हम लोग अब तक क्या सीख चुके हैं, सेल साइकिल क्या होता है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या होते हैं, एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिशन के लिए किस तरीके से वहाँ पे चेक पॉइंट का निर्माण किया गया था, उसके बाद उस चेक पॉइंट पे किस तरीके से पुलिस ऑफिसर सेल से सवाल पूछा कर रहे थे, मतलब साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से स्पेसिफिक साइक्लिन स्पेसिफिक CDK से कंबाइन करके स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवाता है। फिर हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरीके से साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को एक्टिवेट किया जाता है और साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। फिर उसके बाद बात की गई कि किस तरीके से साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिवेट किया जाता है। तो बेसिकली जो प्रीफेस था सेल साइकिल को स्टडी करने का हम लोग तैयार कर चुके हैं। अब हम लोग सेल साइकिल के कोर की बात करेंगे, जिसमें बात की जाएगी कि किस तरीके से एक सेल साइकिल में इंटर करता है, उसमें रेप्लिकेशन में कौन कौन से अड़चनें आती हैं, उसके बाद वो सेल साइकिल को कैसे एग्जिट करता है। ये सारी बातें हम लोग आगे की वीडियो में सीखेंगे। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।